ये वीडियो कई व्यूअर्स के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। अगर आप सेंसिटिव हैं तो वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। अरकानसास यूएसए में स्थित वेस्ट मेम्फिस शहर की ये घटना 1993 की है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स, न्यू रिविलेशंस और कुछ ऐसे सवालों से भरी हुई है जिसका जवाब आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। ये केस आज भी यूएसए के जस्टिस सिस्टम के फेलियर और रॉन्ग कन्विक्शंस का सिंबल माना जाता है। कहानी की शुरुआत 5 मई 1993 को वेस्ट मेम्फिस शहर से शुरू होती है, जब 8 साल का लड़का माइकल मूर दोपहर को अपनी बाइसाइकिल को अपने बेस्ट फ्रेंड स्टीव ब्रांच के घर ले जाता हुआ दिखाई दिया जा सकता है। 8 वर्षीय स्टीव ब्रांच, जो अपनी मां पैम और अपने पिता टेरी हॉब्स के साथ रहता था। माइकल स्टीव को अपने साथ बाइसाइकिल पर बाहर घूमने ले जाना चाहता था। स्टीव की मदर पैम, जो पेशे से एक वेट्रेस थी, एक लोकल जॉइंट क्लब जिसका नाम कैटफिश आइलैंड था, उसे 5 बजे अपनी शिफ्ट पर जाना था, इसलिए वह स्टीव को रात का खाना खिलाकर बेड के लिए रेडी करके चली जाना चाहती थी। पर स्टीव के द्वारा बहुत ही प्लीज करने और साउथ ऑनर की कस्में खाने के बाद पैम मान जाती है और उन्हें 4:30 से पहले वापस आने के लिए कहती है। इसके ऑलमोस्ट 10 मिनट के बाद घर में क्रिस्टोफर की एंट्री होती है। 8 वर्षीय क्रिस्टोफर बायर्स इनकी गैंग में रिसेंटली ऐड हुआ था, जिसे वो वॉर्म बुलाते थे। इसका एक रीजन ये भी था कि उसे ADHD था और उसे स्टिल रहने के लिए रिटालिन लेनी पड़ती थी। एक 8 साल के बच्चे के लिए यह क्रूल था, बट इट इज व्हाट इट इज। वह स्टीव की मदर पैम से रिक्वेस्ट करता है कि स्टीव और माइकल के आने तक क्या वो स्टीव की बहन, जो सोफा पे बैठी मफिट बेबी देख रही थी, उसके साथ बैठ के यह प्रोग्राम देख सकता है। पैम मान जाती है। अराउंड 5:30 क्रिस के स्टेप फादर जॉन मार्क्स को वो स्केट बोर्ड पर सीधा स्केटिंग करता हुआ मिलता है। जॉन बहुत ही पुरातनपंथी और डिसोबीडेंस को नापसंद करने वाला आदमी था। उसने क्रिस्टोफर को घर पर ही वेट करने के लिए बोला था, जब तक कि उसका बड़ा भाई रायन स्कूल से वापस नहीं आ जाता। उसे घर तक रहने की कड़े इंस्ट्रक्शंस थे। जॉन मार्क ने क्रिस्टोफर को एज अ पनिशमेंट कारपेट क्लीन करने के लिए बोला और वह रायन को खुद पिक करने चला गया। लास्ट टाइम क्रिस की मां मलीसा ने 5:45 के अराउंड कारपेट को साफ करते हुए देखा था। अराउंड 6 माइकल की मदर डाना मूर, जो बायर्स रेसिडेंस की दूसरी ओर रहती थी, ने माइकल, स्टीव और क्रिस को नॉर्थ 19th स्ट्रीट की ओर से होते हुए एक वुडेड एरिया जिसका नाम रॉबिन हुड हिल्स था, उसकी तरफ जाते हुए देखा। उसके आधे घंटे के बाद एक 20 साल के ब्रायन वुडी, जो पास ही के कार स्टीरियो शॉप पर काम करते थे, उन्होंने लड़कों को गुडविल एवेन्यू के पास स्पॉट किया। ये बच्चों के लिए आम होता है कि वह पेरेंट्स के डिसाइड किए गए समय के बाहर खेलते रहते हैं और उस टाइम को भूल जाते हैं। इसलिए कुछ घंटे बीतने के बाद भी उनकी फैमिलीज निश्चिंत थी कि उन्हें लगा कि शायद बच्चे खेलते हुए टाइम को भूल गए हैं। जब वो 8 बजे तक भी नहीं लौटते तो जॉन मार्क बायर्स पुलिस को कॉल करते हैं। माइकल की मॉम डाना और स्टीव के स्टेप डैड टेरी अब पैनिक स्टेट में थे। स्टीव के स्टेप डैड टेरी पुलिस की इनिशियल सर्च में उनकी हेल्प कर रहे थे। जब 9 बजे पैम अपनी शिफ्ट से आती है और उन्हें इस बात का पता लगता है तो उनके पहले वर्ड्स ये थे कि ही इज डेड। आज तक पैम ने टेरी को फॉरगिव नहीं किया है, क्योंकि वह पैम के लौटने तक का वेट करता रहा और उसने उसे स्टीव के डिसअपीयर होने के बारे में तब तक नहीं बताया। अगली सुबह तक भी उनके लौटने का कोई साइन नहीं था। वुडेड एरिया, जहां उन्हें लास्ट टाइम देखा गया था, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जा चुका था, पर अभी भी कोई भी सुराग नहीं मिला था। दुर्भाग्य से इस तलाश का अंत जब हुआ जब जुवेनाइल ऑफिसर स्टीव जोन्स का पैर एक लेसलेस शूज पर पड़ता है, जो पानी में तैर रहा था। डिटेक्टिव सर्जन माइक एलन तुरंत पानी में उतरते हैं जब उनका पैर किसी चीज पे फंस जाता है। दुर्भाग्य से वो चीज कुछ और नहीं बल्कि माइकल मूर की डेड बॉडी थी। ये इस सर्च का वो ब्रेक थ्रू था जिसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। जल्द ही ऑफिसर स्टीव और क्रिस की बॉडीज को भी रिकवर कर लेते हैं, जो कथित तौर पर नेकेड थे और उनकी रिस्ट और एंकल्स को टाई से लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट पैटर्न में बांधा गया था, और उनकी बॉडीज पे कुछ इंजरीज भी थी जिनकी डिटेल्स को बाद में एविडेंसेस के साथ डिस्कस किया जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल होमोसाइड के हजारों केसेस बिना सोल्व किए बंद कर दिए जाते हैं। वेस्ट मेम्फिस के लोगों में यही डर था कि ये केस भी कहीं उन्हीं फाइल्स में दब कर न रह जाए। लोगों में बहुत सारा गुस्सा और बहुत सारे सवाल भरे हुए थे। अनफॉर्चुनेटली ये जिसने भी किया था वह बहुत ही शातिर था। उसने बहुत ही थोड़े एविडेंसेस अपने पीछे छोड़े थे। हद तो तब हो गई जब पुलिस को अननोन गूंस के मॉकिंग कॉल आने लगे। ऐसा पब्लिक प्रेशर और ऐसे हीनियस मॉकिंग पुलिस के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल थी। इन्वेस्टिगेटर्स डेस्परेट थे कि कोई एविडेंस और हेल्प उन्हें इस केस में एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलवा सके।
उनकी तलाश एक लेडी विकी हचरसन पर रुकती है। विकी जब पुलिस को बच्चों की डेड बॉडीज मिली थी, उसके बाद ही ट्रक स्टॉप पर जहां पर वो एम्प्लॉयड थी, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करते हुए पकड़ी गई थी और शॉकिंगली अपने 8 साल के बेटे एरन को अपने साथ इन्वेस्टिगेशन पर लाई थी। एरन बताता है कि माइकल और क्रिस उसके फ्रेंड्स थे और वो भी उनके साथ अक्सर रॉबिन हुड्स में खेलने जाया करता था। एरन इस केस का रुख एक ऐसी चीज की तरफ मोड़ देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एरन एक स्पेनिश आदमी के बारे में बात करता है जो शैतान से बात करने का दावा कर रहा था। वह एक और भी शॉकिंग चीज रिवील करता है कि वह क्राइम के समय वहां पर मौजूद था और उसे भी बांधा गया था, पर वह किसी तरह वहां से भाग गया। एरन के द्वारा किया गया ये क्लेम फॉल्स पर प्रोबेबली रिलायबल भी हो सकता था। पुलिस एरन की मदर को इन्वॉल्व करती है। यहाँ पुलिस एक थ्योरी डेवलप करती है कि शायद क्राइम के पीछे का मकसद सैटनिज्म यानी शैतान को खुश करने की प्रक्रिया हो सकता है। बच्चों की डेड बॉडीज को वियर्ड पोजीशन में बांधना इस थ्योरी को जस्टिफाई भी करता था। पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख एक 18 साल के लड़के डेमियन इकोल्स की तरफ मुड़ जाता है, जिसे वहां के लोगों ने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहनकर घूमते हुए देखा था। उनके अकॉर्डिंग ये रिचुअल्स और बिलीव्स को फॉलो करता है जिनका पर्टिकुलरली कोई बेस नहीं होता, पर वह डार्क और मिस्टीरियस होती हैं। सुनने में जितना प्रिटेंशियस और स्टूपिड लगता है, वेस्ट मेम्फिस के लोगों के लिए ये एक पॉसिबिलिटी थी। डेमियन के बारे में विकी ने ही पुलिस को बताया था। उसके अकॉर्डिंग उसका एक फ्रेंड जेसी मिस्केली जूनियर डेमियंस का जानने वाला था। जेसी उसका हाईलैंड ट्रेलर पार्क में नेबर हुआ करता था। विकी के अकॉर्डिंग जेसी एक्सट्रीमली डम था क्योंकि इंटेलेक्चुअल रेंज में उसका IQ 72 से भी कम था, जिसे नॉर्मल इंसान के IQ से बहुत कम माना जाता है। विकी जेसी से डेमियंस के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए बोलती है। वह तुरंत रेडी हो जाता है। वह विकी के ट्रेलर होम में मिलते हैं। एक पुलिस ऑफिसर के लाइब्रेरी कार्ड को लेकर विकी इस मीटिंग में जेन्युइन दिखने के लिए कुछ डेमोनिक और कल्ट से रिलेटेड बुक्स भी ले जाती है। मीटिंग में वह डीमन को बताती है कि उसे विचक्राफ्ट सीखना है। उस मीटिंग से कुछ खास ब्रेक थ्रू तो नहीं मिलता, पर विकी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वह आने वाली इवनिंग को कुछ ऐसा होने वाला था जो सेंसेशनल और अनसब्सटेंशिएटेड था। वो क्लेम करती है कि डेमियन उसे और जेसी को एक कल्ट जिसे स्पैट कहा जाता है के लिए लेकर गया था। वह इस कल्ट की एक ऐसी क्रीपी वैरायटी को डिस्क्राइब करती है जिसका यकीन कर पाना मुश्किल था। उसके अकॉर्डिंग स्पैट तकरीबन 12 बजे जंगल में शुरू हुआ, जो टाउन के 12 मील दूर था। वहाँ पर 10 लोग और भी थे। उनमें से कोई भी 18 से ऊपर नहीं था। उनके फेसेस पे ब्लैक पेंट लगा हुआ था। वह एक पॉइंट पर इतना डिस्टर्बिंग हो गया कि इवेंचुअली विकी ने वहां से जाने का डिसीजन लिया। विकी जेसी को वहीं छोड़ते हुए निकल गई। अगर विकी के इस अनसेटलिंग स्टोरी पर विश्वास किया जाए तो विकी की फ्रेंड जेसी से कुछ ब्रेक थ्रू मिल सकता था। ऑफिसर्स 3 जून को जेसी को विजिट करते हैं। क्योंकि वो उस समय माइनर था तो उसके पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी था, जो वो दे देते, क्योंकि उनके अनुसार उनके बेटे का इस केस में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। उल्टा अगर उसके बेटे के द्वारा इस पुलिस को ब्रेक थ्रू मिलता है तो उसे $35,000 का रिवॉर्ड मिलता। वहां पहुंचते ही जेसी से क्वेश्चनिंग की जाती है। जेसी क्लेम करता है कि उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पुलिस उसके लिए एक पॉलीग्राफ टेस्ट ऑर्गेनाइज करती है। इस इंटेरोगेशन में जेसी से केस से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंटेरोगेशन को लीड कर रहे डिटेक्टिव बिल डरहम डिक्लेयर करते हैं कि जेसी साफ साफ झूठ बोल रहा है। पकड़े जाने के बाद जेसी हड़बड़ाहट में एक टोटली डिफरेंट स्टोरी बताता है और वह इस केस में एक नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करता है, जो था जेसन बाल्डविन। 16 साल का जेसन बाल्डविन लेक शोल ट्रेलर पार्क में रहता था। वो भी डेमन इकोल्स का बेस्ट फ्रेंड था। जेसी एक्सेप्ट करता है कि उस दिन जेसन और डेमियन रॉबिन हुड हिल्स गए थे। उसने डेमियन को एक लड़के को बुरी तरह से पीटते हुए देखा था। वह उसे न्यूज़पेपर पर उन 3 लड़कों की पिक्चर्स दिखाते हैं और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा लड़का था। This boy right here? Yeah. All right, that's the buyer's boy. Christopher. That's who you're pointing at? Mm-hmm. If you read the caption, the grizzly slain from... यहाँ पर हम जेसी को क्लियरली कंफ्यूज देख सकते हैं। जेसी बताता है कि डेमियन उन लड़कों को पीटता है। उनमें से एक लड़का भागने की कोशिश करता है, बट वह उसे पकड़ लेता है। जेसी क्लेम करता है कि वह दौड़ते हुए अपने घर आ गया। इस बीच इन्वेस्टिगेटर्स ने जेसी के बिहेवियर में एक पैटर्न नोटिस किया।
जस्सी को जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा था वह इन्फ्लुएंस होकर उसी तरह से आंसर दे रहा था। इसमें उसके आंसर्स गलत भी थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देखिए। वह बताता है कि वह सुबह के टाइम क्राइम सीन पर था, जबकि क्राइम तो दोपहर के बाद हुआ था। ऐसी ही एक दूसरी रिकॉर्डिंग में जब पुलिस उससे पूछती है कि उन्होंने बच्चे को किस चीज से बांधा था, तो वह रस्सी को मेंशन करता है, जबकि बच्चों को तो शूलेसी से बांधा गया था। जस्सी की ये कहानी अनसेटलिंग हो सकती है, पर इस वक्त पुलिस को कथित तौर पर अपने 3 सस्पेक्ट्स मिल चुके थे। जल्द ही ये 3 तस्वीरें यूएसए की हर दूसरी टीवी स्क्रीन पर थी और जस्सी को अरेस्ट कर लिया गया। Well, when I point out that this kind of stuff is available, you can go to warehouses, there are all warehouses in the country where you can buy this kind of stuff. 5 फरवरी 1994 को जस्सी को गिल्टी करार किया गया और उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई। पर डेमियन और जेसन के लिए गिल्टी वर्डिक्ट पाना प्रोसिक्यूशन के लिए इतना आसान नहीं था। जल्द ही इन्वेस्टिगेटर्स एविडेंसेस तलाश करने में लग जाती है। एक ब्लू वैक्स का छोटा सा कण स्टीव ब्रांच की शर्ट पर मिला था और वही ब्लू वैक्स डेमियन के ट्रेलर की बुक पर थी। एक्चुअल कैंडल्स पुलिस को उसकी गर्लफ्रेंड डेमिनी टियर के घर से रिकवर होती है। विक्टिम के क्लोथ से कुछ फाइबर्स भी बरामद हुए थे, जो बाद में डेमियन के गारमेंट से मैच हो जाते हैं, जो उसके घर से बरामद किए गए थे। वहीं जेसन के घर के पीछे से एक बड़ा रेम्बो नाइफ बरामद होता है, पर प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि इस नाइफ को विक्टिम और क्राइम सीन से कनेक्ट करने के लिए उनके पास कोई एविडेंस नहीं था। उनके पास एविडेंसेस तो थे, पर क्राइम को प्रूव करने के लिए इनफ नहीं थे। तब केस में एंट्री होती है डॉक्टर डेल ग्रिफिन्स की, जो एक पुलिस ऑफिसर रह चुके होते हैं। उन्होंने एक न्यू करियर को चुना जिसमें ऐसे लॉ एनफोर्समेंट सिखाए जाते हैं जिसमें अगर सैटनिक इन्वॉल्वमेंट के कोई साइन हो उन्हें कैसे स्पॉट किया जाए, जो उनके अकॉर्डिंग इस केस में हर जगह थे। उनकी स्टडीज ने केस से जुड़े कई फैक्टर्स को ऐसी सैटनिक इन्वॉल्वमेंट से जोड़ा। जूरी ने इस तरीके की एक्सपर्टीज को जो ग्रिफिन ने ऑफर की थी, उससे अल्टीमेटली बचे हुए दोनों अपराधियों को गिल्टी दिखा दिया। जहां जेसन बैल्डविन को लाइफ सेंटेंस, वहीं डेमियन निकल्स को डेथ सेंटेंस मिला। पर तीनों क्रिमिनल्स ने अपनी इनोसेंस को बरकरार रखा। उनके अकॉर्डिंग उनका इकलौता क्राइम ब्लैक पहनना और रिलीजन से जुड़े दूसरे पहलुओं में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना है। इस केस पर पेश सीरीज पैराडाइज लॉस्ट के रिलीज होने के बाद कुछ लोगों का सोचना था कि क्या वो लोग इनोसेंट थे। क्रिस्टोफर के पिता जॉन मार्क सडनली एक हिंदी फिल्म के सस्पिशियस कैरेक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनकी कैमरा के सामने आने की और एक शो क्रिएट करने की ये डिजायर लोगों को बहुत अटपटी लगी। What do you think? You ready to die? Fire for fire. Burn, you son of a bitch, burn. Burn, go to hell, burn. Stomp on your grave, stomp on your grave. Burn and go to hell. सडनली जॉन की एक हरकत प्रोसिक्यूटर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचती है। उसकी पहली फिल्म के प्रोडक्शन के दौरान उसने एक कैमरामैन को एक नाइफ दिया था, जिसको वो क्लेम करता है कि ये पहले कभी यूज नहीं हुआ। जब पुलिस नाइफ को इन्वेस्टिगेट करती है तो उन्हें नाइफ से ब्लड मार्क्स मिलते हैं। नाइफ को तुरंत पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाता है। जॉन तभी स्टोरी चेंज करता है और क्लेम करता है कि उसने एक बार वेनिसन को कट करते हुए अपने आप को हर्ट कर लिया था और यह ब्लड मार्क्स नाइफ पर उसी समय लगे थे। यहाँ एक बात और गौर करने वाली थी कि जॉन की पत्नी मेलिसा की भी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के अंदर मौत हो गई थी। इस घटना के ध्यान खींचने के बाद फिजिकल एविडेंसेस को रीइवैल्यूएट किया गया। तब विक्टिम बॉयज की बॉडी पर बाइट मार्क्स थे जो किसी भी सस्पेक्ट के इंप्रेशन से मैच नहीं हुए थे। शॉकिंगली जब उससे बाइट मार्क्स इंप्रेशन देने के लिए कहा गया तो देखिए क्या होता है। With a polygraph, sodium pentothal, being hypnotized, bite marks, or anything else which I've submitted to every test they have asked. Did they take your bite mark impressions? वह कहता है कि घटना के दौरान उसके असली दांत थे। वह कहता है कि उसने बाइट मार्क्स भी दिए थे। उसके असली दांत ओरल सर्जन्स द्वारा पुल कर लिए गए थे। वह अपनी एक्सरे रिपोर्ट को अगर अभी मांगा जाए तो साइन करके देने के लिए तैयार है।
यहाँ वो फिर से अपनी स्टेटमेंट चेंज करता हुआ दिख रहा है। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि टीथ एक्सट्रैक्शन अप्रैल 1997 को हुआ था, जो कि मर्डर्स के बाद था। इतने कोइंसिडेंसेस होने के बाद भी पायर्स को अल्टीमेटली इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस के अनुसार बॉयज को आखिरी बार 5 मई 6:30 पर देखा गया था और जॉन मार्क ने पुलिस को 8 बजे बुलाया था। इस बीच 90 मिनट के अंतराल में जॉन को वुड्स भी जाना था, तीनों लड़कों को कंट्रोल भी करना था, फिर उनको मड में गिराना था और टाई करना था, और ये सब उसे कम्युनिटी में किसी के भी नोटिस किए बिना करना था। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये स्कैनरियो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल था। पर ये सब यहीं खत्म नहीं होता। 2007 में एक न्यू टेस्टिंग में माइकल मूर के शू लेसिस के लिगेचर के नीचे एक बाल मिला था, जिसकी डीएनए मैचिंग और किसी से नहीं बल्कि टेरी होप्स, स्टीव ब्रांच के स्टेप फादर से होती है। एडिशनली एक पास के पेड़ से एक और बाल मिलता है, जो एक शख्स डेविड जैकब से मैच होता है, जो होप्स का फ्रेंड होता है। पर यहाँ एक बात और क्लैरिफाई करनी जरूरी है कि जिस टाइप का डीएनए रिकवर किया गया था उसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है, जो कॉमन एंसेस्टर्स के थ्रू पीढ़ी दर पीढ़ी पास होता रहता है, जिसकी वजह से ये एविडेंस भी एक सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन को ऑफ करने के लिए इनफ नहीं था। लेकिन यहाँ कुछ और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी इमर्ज होते हैं। टेरी घटना के दिन 5 बजे के आसपास नेबरहुड में सीन हुआ था, स्टीव को ढूंढता हुआ। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि वो 8:30 तक अर्ली सर्च में पार्टिसिपेट करता है, जिसके बाद 9 बजे वह इवेंचुअली पैम को उसकी शिफ्ट से पिक करने चला जाता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा कोई भी विटनेस ऑन रिकॉर्ड नहीं है जिसने टेरी को स्टीव को एक्टिवली सर्च करते हुए देखा हो। कुछ नेबर्स ये भी क्लेम करते हैं कि उन्होंने टेरी को अराउंड 6:30 बच्चों के साथ देखा था। उन्होंने शुरू में ये चीज़ मीडिया को इसलिए नहीं बताई क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि 1 साल बाद टेरी भी शक के घेरे में आने वाला था। वहीं पैम की सिस्टर जोल लिंच भी बॉडी मिलने के अगले दिन यानी 6 मई को टेरी को कपड़े धोते हुए देखती है, वो भी ऑड आवर्स में। ये हाईली सस्पिशियस था क्योंकि टेरी कभी कपड़े नहीं धोता था। अब टेरी की एक्स वाइफ यानी स्टीव की मदर को 2010 में टेरी के नाइट स्टैंड से एक स्मॉल पॉकेट नाइफ मिला था। ये वही पॉकेट नाइफ था जो स्टीव को उसके ग्रैंड डैड ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था, जिसको स्टीव हमेशा अपने साथ रखता था। जब वो नाइफ इंसिडेंट सीन पर नहीं मिला था, ये चीज़ पैम को हमेशा से सरप्राइज करती थी। इस डिस्कवरी के 1 साल बाद ही पैम और टेरी का डाइवोर्स हो गया था। प्रोसिक्यूटर डिटेक्टिव विकी हडसन भी ये अनाउंस करती है कि उसने सैटनिक इन्वॉल्वमेंट के बारे में झूठ बोला था। इन न्यू डिस्कवरीज के साथ 2010 में आरकांसस सुप्रीम कोर्ट एक एविडेंशियरी हियरिंग का ऑर्डर देती है, जिसमें 3 कन्विक्टेड्स को अपनी फाइंडिंग्स को प्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। रीट्रायल के ऑर्डर दिए जाते हैं। ये एक ऐसी फिल्म की तरह था जब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने और दुख झेलने के बाद सच्चाई की जीत होती है। पर तीनों सस्पेक्ट्स के लिए लिव्ड रियलिटी बिल्कुल अलग थी। लगभग 2 दशक जेल में काटने के बाद डायमंड, जेसन और जेसी के पास आज अच्छे लॉयर्स थे, फंडिंग्स थी और पब्लिक सपोर्ट था, पर एट द एंड ऑफ द डे उनका जूरी पर से विश्वास उठ चुका था। सो इन दी एंड उन्हें नहीं पता था कि 18 साल जेल में काटने के बाद अब उनमें एविडेंस हियरिंग परफॉर्म करने की क्षमता थी भी या नहीं, और इसके एक्सपेंसेस झेलने की भी। फाइनली आरकांसस कोर्ट उनके साथ एक डील करती है। उन्हें इतने साल बिना किसी कसूर के जेल में रखने की कॉम्पनसेशन में कोई फाइनल शोडाउन नहीं किया जाएगा। उन्हें एल्फ्रेड प्ली अलाउ की जाती है, जिसके अंडर वो ओपनली अपनी इनोसेंस मेंटेन करते हुए फॉर्मली गिल्टी प्ली ऑफर कर सकते हैं। यानी डेमियन, जेसी और जेसन आज़ाद घूम सकते हैं, वो फिर भी कन्विक्टेड होंगे। मतलब वो कभी ऑन रिकॉर्ड अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए, वो गुनहगार हैं, बस आज़ाद घूम सकते हैं। Just to let him know that I do acknowledge what he did, that he did want to keep fighting. He didn't want to take this deal in the beginning. And I recognize and acknowledge that he did do it almost entirely for me. Thank you. Mr. Braga? उन्हें आज़ाद कर दिया गया था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो विचक्राफ्ट और सैटनिज्म में इन्वॉल्व नहीं थे। डेमियंस के पेरेंट्स का कहना है कि उसके अग्रेसिव और साइकोटिक नेचर के चलते उसके भाई बहन और वो खुद भी उससे डरते थे। वो कई बार सैटनिक प्रोसेस करता हुआ अपने घर में और अपने स्कूल में आग लगा चुका है। कई बार तो उसे अपने आसपास के साथियों के ब्लड को सक करते हुए भी पकड़ा गया है, जिसकी वजह से उसे 7 बार सस्पेंड किया गया था। एक इंटरव्यू में तो डेमियन ने खुद एक्सेप्ट किया है कि वो वहाँ जाना चाहता है जहाँ मॉन्स्टर्स जाते हैं, और उसकी ये लाइफ उसे कुछ ऐसा करने के लिए मिली है जिसे पूरी दुनिया याद रखे।
वहीं जेसी डम भले ही था और अपने कन्फेशंस को बार बार चेंज कर रहा था, लेकिन अब से लेके शुरू तक उसके कन्फेशंस में एक चीज़ कांस्टेंट थी कि वो लोग इसमें इन्वॉल्व थे। शक के घेरे में कई किरदारों के होते हुए भी ऑन रिकॉर्ड माइकल मूर, स्टीव ब्रांच और क्रिस्टोफर बायर्स के साथ अंत में क्या हुआ था उसका कथित तौर पर कोई कंक्लूजन नहीं आया। ये केस आज भी हिस्ट्री के सबसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में से एक बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपका सपोर्ट ज़रूरी है।